दोस्तों नमस्कार। कल एएसडी साहब को सुनते हुए जी हाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जब मैं उनकी दलीलें सुन रहा था रवीश कुमार ऑफिशियल के माध्यम से, तो मुझे कल कुछ आभास हुआ कि कहीं ना कहीं ग्रिप जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वो केस से कम हो रही है, या यूँ कहिए कि कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी तरह के प्रेशर में है, या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जिस तरह से प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था वो उसने की नहीं, शायद वो चूक गए। जी हाँ, बेसिकली जो एसडी साहब का तर्क था कि पैसे तो खर्च हो गए हैं, तो पैसे तो इलेक्शन में खर्च हो ही जाते हैं, और जाहिर सी बात है जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन जितनी लिमिट रखता है उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, और वास्तव में इतने तरीक़ों से खर्च होते हैं कि उन्हें एट द पॉइंट में छोटे से पीरियड में उसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो और तो फिर ये भी बात है कि ज़्यादातर सीटों पे जो लिमिट है 70-80 लाख की, उससे 8 से 10 गुना पैसा खर्च होता है। और सभी पार्टियों जो मेजर इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं उनके ज़रिए होता है। कभी कभी तो ज़्यादातर 90% कैंडिडेट्स ही वही चुने जाते हैं कि जो वास्तव में इलेक्शन इस मनी मसल से लड़ सके। कितना काम किया है, कितना नहीं काम किया, पॉपुलरिटी इत्यादि साइड में रख दीजिए। आदमी ये देखता है कि यार इलेक्शन लड़ पाएगा कि नहीं। तो बेसिकली जो केस है दिल्ली लिक्विड का वो एक तरह से चंदे का केस है, और हम सबको एक सत्य बात स्वीकारनी होगी, चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए। जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, पहले भी बनती थी अब भी बनती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मदद कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। कई बार तो पॉलिसी बनने के बाद क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें भी बदल दी जाती हैं कि भाई फिजिबिलिटी नहीं है, कुछ दिक्कतें आ गई इत्यादि। ये भी हो जाया करता है, ये आज से नहीं बहुत पहले से होता चलता चला रहा है। तो उसका बेनिफिट या जो भी कई चीज़ें पार्टियों को कहीं ना कहीं मिलता भी था, और वो किस तरह से हैंड एक्सचेंज करते थे और इलेक्शन प्रोसेस में वो खप जाया करता था। ये कोई नई बात नहीं है जो एसडी राजू साहब ने कही, और वो दलीलें किसी भी क्या बोलते हैं सरकार में बहुत सी पॉलिसियों के लिए बोली जा सकती है। तो इस चीज़ों को हमको थोड़ा और देखना पड़ेगा। बेसिकली जो केस में मजबूती तो तब आती ना कि जब धन शोधन कुछ इस तरह से हुआ होता कि जो एक्चुअली में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो एक्चुअली में खर्च के बजाय वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता किसी फॉर्म में। जी हाँ, किसी संपत्ति के फॉर्म में, किसी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, या वो बढ़ रहा होता या कुछ इस तरह से चीज़ें होती, तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस वास्तव में केस बनता। नॉर्मली जो ये केस बन रहा है वो पॉलिसी के बदले चंदा का केस बन रहा है। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद से जो सबसे अच्छी बात हुई, जो सब मोदी जी भी कहते हैं कि कम से कम ये चीज़ हो गया कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बहुत से हाथों के जरिए ये चंदा अनऑफिशियली नहीं ऑफिशियली हो गया बॉन्ड के जरिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद ये हो गया कि जो सेंट्रल में क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है या वो है, उसी के अंडर बैंक काम करता है। और जैसा कि जिस तरह से इतनी जल्दी खुद जो कोर्ट्स एकाएक आ गए, और जो एसबीआई के डाटा जब चीफ जस्टिस साहब ने कंटेम्प्ट इत्यादि और सब कुछ एफिडेविट की बात उन्होंने की कि अब कोई डाटा नहीं है, तो एसबीआई खुद अपनी बात से पलट गया कि हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो बाद में पता लगा कि वो कोर्ट्स को रिकॉर्ड करता है। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट्स के विषय में जो जानकारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाती थी, और कोर्ट्स ही सब कुछ होते थे। तो जो पार्टी सेंटर पे है तो उसको पता लग जाता था कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी के लिए चंदा दिया है बॉन्ड के जरिए, ये भी पता लग जाता था। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव, हैरेसमेंट इत्यादि ये सब की चीज़ों का भी कार्य कर सकता था, या कर ही रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो डेटा आए हैं और उसके साथ जैसा कि न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट उसके पहले और बाद में भी जो कई तरह की रिसर्चेज हो रही हैं, तो उसमें पता ये लगता है कि क्या बोलते हैं प्रशांत भूषण जी भी जैसे 4 स्टेप बताते हैं किसी तरह से कि छापा पड़ा तो चंदा मिला, चंदा मिला तो फिर
बिजनेस मिला, बिजनेस ऐसा इस तरह की चीज़ें कई बहुत क्लोज सीक्वेंसेस में दिखते हैं। प्लस इसमें यह भी दिखता है कि जो कंपनी है बहुत कम पैसे वाले, मतलब मार्जिन कुछ नहीं है उसका और चंदा बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो एक्चुअली में ये तो उससे भी बैड सिस्टम हो गया था जो पुराना वाला सिस्टम है। और जिस सिस्टम में आप डेली लिक्वर पॉलिसी को आप देख सकते थे कि वहाँ पे पॉलिसी कुछ फेवरेबल हुई तो कहीं ना कहीं पैसा पार्टी के इलेक्शंस में कहीं ना कहीं गया उनके कैंडिडेट्स में। तो उसमें एकदम टॉप फंक्शनरी जो हैं अरविंद केजरीवाल जी डायरेक्टली कैसे लिंक हैं, ये तो ईडी के पास क्या चीज़ है क्या नहीं है क्या है डिटेल्स, जैसा कि कल राजू साहब बोल रहे थे, अगर वो है तो फिर अगर ऐसा होता और पार्टी लेवल पे सब कुछ हो रहा है तो ये इत्तेफाक ना होता कि संजय सिंह की बेल हो जाती, क्योंकि मटेरियल प्रूफ था नहीं और वो आर्गूमेंट कर ले जाते। वो जो सेक्शन 45 के अंदर ही आर्गूमेंट, जैसा कि चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने बोला था कि जस्टिस खन्ना साहब ने कि सेक्शन 45 के अंदर बेल के अंदर फिर हमको सब कुछ देखना पड़ जाएगा, तो क्या आप इसके लिए रेडी है, तो वो बैकफुट पे ना आते अगर इस तरह का इंक्रीमेंटिंग एविडेंस उनके पास होता, जैसा कि आज केजरीवाल जी के विषय में वो दावा कर रहे हैं अगले रोज। और अगर यही बातें अगर कुछ जैसे क्या बोलते हैं, जब जस्टिस खन्ना पूछ रहे थे काफ़ी समय पहले कि मनीष सिसोदिया जी के विषय में कि आपके पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि केस तो मिनटों में ऐसे गिर जाएगा, तो खैर चलिए वहाँ पे समय मिल गया, एजेंसीज पे बिलीव किया गया। तो ये केस बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं एक तरह से पॉलिसी और चंदे का जो जनरल केस है जो सभी गवर्नमेंटों के साथ कहीं ना कहीं, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद इलेक्ट्रॉनिकली जब ये चीज़ें आ गया और वो जो चंदे के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मोनोपोलाइज होकर गवर्नमेंट के पास आने लगी और कहीं ना कहीं हैरेसमेंट इत्यादि ये सब का भी केस बनने लगा। राहुल गांधी तो इसको एक्सटॉर्शन तक बोलने लगते हैं। तो इस एंगल पे ईडी ने जांच नहीं की। जी हाँ, उनको जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि शुरू के स्टेटमेंट्स में चाहे शरद चंद्र रेड्डी हो या और दूसरे भी लोग हो, वो कोई नाम नहीं लेते हैं और जब उनको बेल इत्यादि हो जाती है तो उसके बाद वो अप्रूवर बन जाते हैं। तो बेसिकली ये केस ईडी स्वयं अपना रखती है कि पॉलिसी इसलिए शिफ्ट की गई कि वो पैसा यूज हो सके चंदे इत्यादि के लिए वहाँ पे खर्च हुआ। तो जब चंदे का ही खेल था तो ईडी को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में ये रखना चाहिए था। मान लीजिए शरद सिंह रेड्डी का ही केस आप देख लीजिए कि जो आदमी खुद चंदे के हवाला ट्रांजेक्शन्स में खुद क्या बोलते हैं एक्यूज्ड हो, खुद उससे इतनी गहरी पूछताछ हो, खुद कस्टडी में हो, वो इस दौरान कैसे 3 करोड़ से जाते जाते 55 करोड़ तक का पैसा दे देता है और बेल इत्यादि के बाद एक बड़ा पैसा भी देता है और पार्टी में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पैसा, मतलब उस पार्टी को चंदे में एक आदमी स्वयं फंसा हुआ है एक तरह से पॉलिसी के बदले चंदे के केस में। और इसी फंसे हुए में जब पूरा वो सब कुछ ईडी के मतलब सामने जब उसकी तफ्तीश हो रही है पैसे के विषय में, जाहिर से उसके अकाउंट्स की भी तफ्तीश होगी, उसकी कंपनी की भी तफ्तीश हुई होगी और यहाँ तक कि बॉन्ड्स की भी क्यों नहीं तफ्तीश होगी, क्योंकि चंदे का ही केस है। तो क्या ईडी ये नहीं सोच सकती थी कि ये और किन लोगों को चंदा दे रहा है, क्या उसको भी तो हमको देखना चाहिए? तो क्या उन बॉन्ड्स के विषय में कि जो बीजेपी को देते आ रहे हैं पॉलिसी के पहले से और उसके बाद कैसे ये बढ़ गए, जमानत के बाद कैसे एकाएक ये बढ़ गया और कैसे वो एकाएक फिर नाम ले लेते हैं जमानत के बाद, तो ईडी उस दिशा में गई नहीं। एक्चुअली में यही सबसे बड़ा मिसिंग लिंक था। पिछले केस में जैसे कि एस जी राजू साहब ने कहा, जैसे मैंने जिक्र किया था कि जो बीजेपी की तरफ जो शरद चंद्र रेड्डी साहब ने पैसा दिया है उसका डायरेक्टली पॉलिसी से लिंक नहीं है, दिल्ली लिक्वर पॉलिसी डायरेक्टली तो लिंक नहीं है, लेकिन जब ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, पॉलिसी वर्सेस चंदे की बात करेंगे, तो ईडी को ये जो और दूसरे चंदे मान लीजिए बॉन्ड के जरिए शरद चंद्र रेड्डी इस तरह से दे रहे थे और गिरफ्तारी के बाद बड़ा चंदा, मतलब जमानत के बाद बड़ा चंदा दे दिया और अप्रूवर भी हो गए और इससे पहले से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को उन्होंने दिया, तो क्या ईडी को ये नहीं फर्ज बनता था कि वास्तव में जब ये आदमी पॉलिसी के बदले कहीं ना कहीं इलेक्शन फंड कर रहा है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जब ये इतना बड़ा चंदा दे रहा है तो वो किस पॉलिसी के कोड प्रो क्यो में दे रहा है?
क्या ये वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इसको करने ईडी की करने की ज़रूरत नहीं थी? और ये सब जमानत के बाद ही क्यों इतना रेशियो बढ़ गया? क्या वो ईडी स्वयं क्या उस पर भी क्या किसी प्रकार का दबाव था? क्या बोलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन उठना लाजमी हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो दिल्ली लिक्वर का केस है ये वास्तव में, और जो दूसरे केसेस उभर के सामने आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा की फोरेंसिक जांच और दूसरे मनी ट्रेल्स इत्यादि की डाटा एनालिटिक्स की मदद से, जैसा कि कुछ सीबीआई के लेक्चर में अभी हाल में कोहली जी वाले लेक्चर, मेमोरियल लेक्चर में चंद्रचूड़ साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने क्राइम डिटेक्शन से लेकर हर स्टेजेस तक डेटा की एनालिसिस और फोकस्ड वे में, और ये सब नेशनल सिक्योरिटी और बड़े भ्रष्टाचार के केस हो जहाँ अंदाजा हो तो वहाँ पे फोकस एजेंसीज को करना चाहिए। तो इस पूरी चीज़ों में पूरे स्वरूप में देखता हूँ, यहाँ मैं ईडी की कमी मैं देख रहा हूँ, और उम्मीद है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं वो इन पहलुओं को भी देखेंगे, और स्वयं जो एसजी साहब हैं वो जो उनके क्लाइंट है ईडी को भी इस मामले में जो कमियां हो रही हैं इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही ब्रॉड व्यू में देखते हुए कहीं ना कहीं जो भी बॉन्ड्स खासकर दिल्ली लिक्वर के केस में बीजेपी इत्यादि को उस पीरियड में दिए गए हैं तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन और ब्रॉड सीरीज में चीज़ों की देखने की ज़रूरत है। स्वयं अप्रूवर की पूरी तरह बिलीव करने के बजाय उसकी क्रेडिबिलिटी पर ईडी को खुद, चूँकि वो जांच एजेंसी है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे आंख बंद करके नहीं बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी को फिर से क्वेश्चन करने, कहीं वो अप्रूवर किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिसी के बदले चंदा हर आदमी देता है, तो अगर ये पैसा किसी को पता लग गया कि आम आदमी को दिया जा रहा है तो किसी एंटी पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने फिर क्या बोलते हैं ऐसा गेस करके क्या बोलते हैं कि नहीं भाई हमको भी पैसा दो, और क्या बोलते हैं इस तरह का दबाव कि हम तो केंद्र में हैं, दबाव इत्यादि से जमानत हो जाएगी तुम्हारी, और क्या बोलते हैं और तुम हमको भी तुम उधर दे रहे हो तो इधर भी पता, तो क्या पूरा ये सब तो स्टार्सन इत्यादि, प्रेशर इत्यादि, ये कहाँ चीज़ें जा रही हैं? ईडी को क्या मतलब ये सब आदमी खुल के पता है, ये कॉमन मैन भी समझ सकता है। ये मिसिंग लिंक की जोड़ने की जिम्मेदारी पार्टी लेवल से उठते हुए कौन सत्ता में है, कौन सत्ता में नहीं है, स्टेट में कौन है, सेंट्रल में कौन है, जैसा कि स्वयं जस्टिस विश्वनाथन साहब ने बोला कि ईडी को अपनी कार्यशैली में एक विशेष सुधार की ज़रूरत है या सोचने की ज़रूरत है कि सेंट्रल और स्टेट में अगर अलग अलग पार्टीज़ हैं तो इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। तो इस तरह की भी गाइडलाइंस के विषय में सोचना है, लेकिन मामला बहुत आगे चला गया है। और जब एसबीआई खुद क्या बोलते हैं, जब डाटा देने में कि कहती है हम कि कलेक्शन जो अभी जैसा कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब खुद कहते हैं कि जो उन्होंने बार कोड है, बॉन्ड्स के कोड हैं, एसबीआई ने नोट किया वो गलत करके किया, और सुप्रीम कोर्ट सामने पहले बोला कि क्या बोलते हैं कि हमने नहीं किया है, बाद में पता लगा कि सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रहे थे जब। और ईडी खुद ये मनी ट्रेल ढूंढते ढूंढते जब उसको मनी ट्रेल ही ढूंढना है तो हवाला वाला तो छोड़िए, जो खर्च हो गया उसके तो बहुत तरीके, बहुत दिक्कत होगी उसमें, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और उसी अप्रूवर के संबंध में, तो उधर क्या कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत ही यदि नहीं समझी या उस विषय में कोई पत्राचार करने की ज़रूरत ही नहीं करती, ये माननीय कोर्ट के समझ रखने की ज़रूरत है। जब खासकर स्वयं जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, खन्ना साहब और उनकी जो बेंच है खुद बहुत ईडी का सपोर्ट देती है, दत्ता साहब और स्वयं बेला एम त्रिवेदी जो जस्टिस साहिबा हैं, जो इतना मतलब खुद ईडी का हर स्टेप पे पूरा विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं। मनीष सिसोदिया जी को तुम बेल मिलते रह गई, क्या बोलते हैं कुछ भी केस ना होते हुए भी, तो इन परिस्थितियों जब इतना बिलीव होता है तो केस तो उसी दिन ख़त्म हो जाता जब क्या बोलते हैं ऐसी राजू साहब वो जब सिंघवी साहब बेल की सुनवाई हो रही थी, संजय सिंह साहब के केस में लगातार सुनवाई हो रही थी, तो अगर वो इशारा ना करते कि आप हम बेल देने जा रहे हैं और सेक्शन 15 के अंदर अगर आप बहस करते रहेंगे तो हमको उसमें सोचना पड़ जाएगा, तो सॉरी टू से, लेकिन क्या बोलते हैं अगर जस्टिस खन्ना साहब इतना अगर ईडी और केस और एजेंसीज का विश्वास ना करते, जैसे चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस साहब स्वयं एसबीआई पे इतना लाख गलतियों के बाद भी कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इत्यादि नहीं किए, एजेंसीज पे विश्वास करते हैं, सब कुछ सपोर्ट करते हैं, तो पता लगा बहस उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती। और स्वयं सेक्शन 15 के अंदर जब प्रावधान है बेल की सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने, तो फिर वो एकाएक सब कुछ एविडेंस देख भी लेते, तो उसी दिन केस दिल्ली लिक्वर केस का पता नहीं कहाँ खो जाता। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एस जी राजू साहब को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को
वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए देश हित में ये सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। एक जो सबसे कमज़ोर चलिए ये रह गई कल के केस में कि मर्डर की तुलना को क्या बोलते हैं ये पॉलिसी वाले क्राइम से कर दी गई। जो सबसे बड़ा तर्क जो वहाँ पे दिया गया, इन सब तर्क को हटा दीजिए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए केजरीवाल जी को कस्टडी में, तो क्या पता और भी समय लिया जाए बातचीत करने के, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और भी चीज़ों करने के लिए इतना समय नहीं है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टाटा सिंघवी साहब ने रखी कि जब नो समवन आप इतने दिन से भेज रहे थे और इतने दिन दूसरे केसेस में इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई, जब आपने गिरफ्तार नहीं किया तो ऐसा क्या मिल गया, ऐसा क्या एविडेंस हो गया कि आपने इलेक्शन के मुहाने पे आपने गिरफ्तारी कर ली। तो वहाँ पे जो तर्क दिया गया कि अगर कोई मर्डर है, क्या बोलते हैं आतंकवादी, ऐसा कुछ तरह का तर्क दिया गया तो क्या हम नहीं करेंगे। तो एक्चुअली में कोई आदमी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, अपनी पार्टी का सर्वोसर्वा है, इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो चुका है और जिम्मेदार पद पे है, कहीं भाग नहीं रहा है, और जो इल्ज़ाम लगा है वो मेयर एक जो जनरल इल्ज़ाम एक तरह से है कि पॉलिसी के बदले चंदे का है, और वो चंदा इलेक्शन में खर्च भी हो चुका है। वो चंदा ऐसा नहीं हो कि शोधन के जरिए वो कहीं ना कहीं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इकट्ठा हो गया और बड़ा वो एक्यूमुलेट हो रहा है और व्यक्तिगत तौर पर मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल जी के पास इकट्ठा हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली ये PLMA के केस में एकदम आ भी जाएगा कि नहीं, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। एक्चुअली में प्रो क्विड पॉलिसी वर्सेस चंदे इत्यादि के में उसमें है। तो ये एक पॉलिसी से रिलेटेड है और जो भी इसका इफेक्ट होता है, जाहिर सी बात है ये समाज पे बड़े तबके पे बढ़ता है इस तरह का प्रो क्विड और इफेक्ट काफ़ी देर में भी पता लगता है, लेकिन स्लो होता है, लॉन्ग टर्म होता है। इसको आप इंडिविजुअल मर्डर, इंडिविजुअल किसी आतंकवादी एक्टिविटी इत्यादि से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, जिसका इफेक्ट एकदम तुरंत हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष या समूह पर एग्जैक्ट हो जाता है, और जिसको क्या बोलते हैं इग्नोर करना मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये दलीलें इसलिए फिट बैठती नहीं है, पूरी तरह से असमान है, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बताया। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन के मुहाने पर अगर इतनी कमज़ोर दलीलों पर सब कुछ करने पर क्या बोलते हैं, और सबसे बात जो बॉटम लाइन है जो SY कुरैशी साहब ने पूर्व इलेक्शन कमिश्नर की बात ही अगर सुन लेते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात, कि जहाँ तक हो सकता है तो आप इंतज़ार 2 महीने तो और कर सकते थे, हेवंस नहीं फॉल हो जाता। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अगर इस तरह से तो किसी की भी डिस्टर्ब हो सकती है। ये चीज़ें इलेक्शन के कक्ष में नहीं, बहुत पहले सोची जा सकती थी, या तो फिर 2 महीने बाद भी। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। सब हिंदी में आजकल विजय विद्रोही साहब और अनिल शर्मा जी को नहीं सुनता, राजस्थान के बड़े वरिष्ठ पत्रकार और ज़मीनी पत्रकार हैं, लेकिन विजय विद्रोही साहब अपना YouTube चैनल सुनाते हैं और मैं उनको बड़े प्रेम से बहुत अच्छे से सुनता हूँ। तो वही लक्ष्मण यादव जी को सुनने का कम अवसर होता है। मुकेश कुमार जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी तरह का एक्शन उनके ऊपर हो, अपने ध्येय में चल रहे। वही आशुतोष की बात पर आप सुना करिए, उसमें वैरायटीज़ भी रहते हैं, अलग अलग तरह के मत रहते हैं। अंकुर को भी सुनते रहिए और निकिता के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये सब पसंद आया होगा। पुण्य प्रसूल वाजपेयी जी के फिलॉसफिकल थॉट्स अजू बंजुन जी को भी सुनते रहिए। दीपक शर्मा शो पे अशोक वानखड़े टाइगर सिंह। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।